हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मोसाद जो एजेंसी है इज़राइल की, वो कितनी ख़तरनाक है और उसका एक ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, रेथ ऑफ गॉड के बारे में। आज हम एक और जो हमारे देश की एजेंसी है उससे रिलेटेड, जो कि रॉ है, जो हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही एक पूर्व रॉ के एजेंट हैं जिनका नाम है एन.के. सूद जी, उन्होंने कुछ ट्वीट किए और एक न्यूज़पेपर है संडे गार्जियन करके पब्लिश होता है, एक न्यूज़ एजेंसी है, उसको सूचना जो दी गई उसमें उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी के अगेंस्ट कुछ आरोप लगाए उन पर कि जब ये एम्बेसडर थे ईरान में, उस समय पर इन्होंने रॉ एजेंट्स की कोई मदद नहीं की और साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे कि भारत की जो सिक्योरिटी के तौर पर जो चीज़ें देखी जाती हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया एक तरीके से, और साथ ही कोई भी अपने जो ऑफिशियल्स थे रॉ के उनका किसी भी तरीके का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से एन.के. सूद जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने कुछ कहानियों को डिस्कस किया है, कुछ केसेस को, कि आखिर क्यों इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही उम्मीद की है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी एक्शन एंटी नेशनल के तौर पर लिया जा सकता है वो लिया जाएगा। सबसे पहले इस केस के बारे में और बातें करने से पहले मैं आपको मोहम्मद हामिद अंसारी जी के बारे में पहले कुछ बताता हूँ। इनकी जो बर्थ हुई थी वो 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। इन्होंने अपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन करने के बाद IFS में इन्होंने सर्विस स्टार्ट की, जो कि 1961 में की थी। 1961 में सर्विस स्टार्ट करने के बाद ये बहुत सारी कंट्रीज़ में एम्बेसडर के तौर पर रहे, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया। ये जो एम्बेसडर के जो टेन्योर थे वो 1979 से लेकर 1999 तक इन्होंने पूरे किए। इसमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो टेन्योर रहा वो 1990 से 1992 का रहा, जो कि ईरान में ये पोस्टेड थे। उसके बाद ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे इंडिया के यूनाइटेड नेशन में 1993 से 1995 तक। वाइस चांसलर भी रहे ये 2000 से 2002 तक। चेयरमैन रहे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के 2006 से 2007 तक। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2007 से लेकर 2017 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हमारे देश के। एक ऐसे शख्स जो कि इतने ऊंचे पद तक पहुँचे, उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि मुस्लिम लोगों को इस देश में रहने से खतरा लगता है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाता है, जो कि एक ऐसे शख्स से मुंह से उनके निकलना जो कि ऐसी जगह पर पहुँचे और जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया, ऐसे ऐसी पोस्टों पर रहे, तो ये बहुत ही संशय की बात है कि ऐसे शख्स को ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। अब या तो शायद इनको पता था कि हो सकता है आने वाले समय में मेरे खिलाफ जो मैंने कुछ किया है उसकी आवाज़ें उठेंगी और हो सकता है मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हो, या तो इसलिए इन्होंने ये शब्द कहे थे कि इन्हें डर बैठ गया होगा कि अब तो मैं शायद वाइस प्रेसिडेंट ना रहूं। और क्योंकि हमारे यहाँ रूलिंग है कुछ, जब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट रहते हैं उस समय पर कुछ कानून नहीं चल सकते, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसी कुछ रूलिंग है। मैं इसके बारे में आपको सर्च करके किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। कुछ लोगों पर है, राज्यपाल हैं जिनमें से उन्हें कुछ केसेस में छूट है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो शायद इनके दिमाग में भी ऐसा हो कि भाई अब मैं वाइस प्रेसिडेंट तो रहूँगा नहीं, तो हो सकता है कि मैंने जो कुछ किया है अपने पास्ट में, अपने टेन्योर के दौरान, तो
उसमें मुझे शायद दिक्कत हो, इसलिए ऐसे शब्दों का यूज़ करके। और वैसे भी हमारे देश में अगर कोई एक पर्सन इस तरीके के मतलब अनसिक्योर वाले शब्दों को यूज़ करे, खास करके एक प्रॉपर कम्युनिटी से अगर बिलोंग करता हो, तो इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। जब इन्होंने ये स्पीच दी थी तब भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया और कहा गया कि एक ऐसे पर्सन के थ्रू अगर ये शब्द कहे जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश में जो एक भाईचारा है वो नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बेशक बहुत जगह पर थोड़ा सा क्लैश होता है आपस में, लेकिन हर परिवार में होता है, ये केवल एक देश की बात नहीं है। तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। कुछ इन जैसे लोगों की वजह से कोई इस देश पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे देश में APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम लोग हमेशा सराहते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे या हम लोग भी उनके जो पद चिन्ह हैं उन पर चलें। लेकिन ऐसे लोगों को हम नहीं सराहते, ना ही उनका बात करना चाहते हैं कि बच्चे उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानें और जो उन्होंने देश के साथ किया वो उन्हें पता लगे कि ऐसा पर्सन ऐसी जगह पर पहुंचा, उसके बावजूद ऐसे उन्होंने कृत्य किए देश के खिलाफ। अब बात करते हैं इनके खिलाफ जो कि NK सूद जी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किए उनके बारे में। NK सूद जी द्वारा किए गए ट्वीट, साथ ही साथ RK यादव जी द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है मिशन रॉ, और साथ ही साथ जो गार्जियन, संडे गार्जियन जो न्यूज़ एजेंसी है, उसको दिए गए इंटरव्यू के दौरान उसमें छपी हुई रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 1991 की बताई जाती है। 1991 में संदीप कपूर नाम के एक रॉ एजेंट थे जिनको तेहरान एयरपोर्ट, जो कि ईरान में है, वहाँ से उन्हें किडनैप कर लिया गया। सवाक एक एजेंसी है जो कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका नाम चेंज हो गया था, लेकिन उस समय पर सवाक के नाम से ही जानी जाती थी। हामिद अंसारी को इसके बारे में बताया गया। हामिद अंसारी से कहा गया कि आप इसमें इसमें लोगों को करिए और ऑफिशियल से जो ईरान के हैं उनसे बात करिए और उन्हें छुड़वाइए। लेकिन हामिद अंसारी ने इस केस में कुछ भी नहीं किया। साथ ही इन्होंने उल्टा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, जो विदेश मंत्रालय था, उसको एक रिपोर्ट भेजी जिसमें संदीप कपूर के बारे में कहा गया कि इनकी जो एक्टिविटी है वो संदिग्ध के घेरे में है और साथ ही साथ ये किसी यहाँ की औरत के साथ संबंधित रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी और भी एक्टिविटी संदिग्ध के घेरे में है। और सवाक के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, मतलब जो किडनैप किया गया उनको, उसके बारे में कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं कहा। इसी घटना के बाद से जो रॉ एजेंट्स वहाँ पर वर्क करते थे वो थोड़ा सा सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि शायद अंसारी हमारे जो लोग हैं उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और शायद कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। 3 दिन बाद फ़ोन पहुंचता है कि ये जो संदीप कपूर हैं ये सड़क पर पड़े हुए हैं। एक अजनबी की कॉल थी, इसके बारे में पूरी डिटेल उपलब्ध नहीं है। ये पड़े हुए हैं, उनको ऑफिशियल्स जो थे वो लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ जाके पता लगता है कि उनको कुछ ऐसी ड्रग्स दी गई हैं जो कि जिसकी वजह से इनके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है और साथ ही साथ इनकी बॉडी बहुत समय तक उन चीज़ों से जूझती रही। दूसरा केस जो NK सूद जी ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है वो था ईरान में कश्मीरियों पर नज़र रखने से रिलेटेड। असल में कुछ कश्मीरी ईरान में जाकर कुछ लोग वहाँ पर कुछ सेंटर्स थे जहाँ पर जो असले होते हैं, जो मशीन गन होती हैं या फिर इस तरीके के जो वेपन्स होते हैं उनको चलाने की ट्रेनिंग मिलती थी कुछ जगहों पर। तो कुछ कश्मीरी लोग वहाँ पर जाकर वो उन ट्रेनिंग्स को ले रहे थे। तो जो रॉ एजेंट्स वहाँ पर वर्क करते थे वो क्लोजली उन्हें वॉच कर रहे थे और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ देख रहे थे। वहाँ पे एक ईरान में एक बहुत ही फेमस जगह है जो कि वहाँ का धार्मिक स्थान माना जाता है, QOM करके उसको कहा जाता है।
वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था। इन सभी चीज़ों को बहुत क्लोजली वो मॉनिटर कर रहे थे। और उसी दौरान तेहरान में रॉ के नए इंचार्ज आते हैं जिनका नाम था डीबी माथुर। रॉ के जितने भी एजेंट थे सभी ने डीबी माथुर जी से कहा कि देखिए, हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं बहुत ही हम लोग को सीक्रेट तरीके से करने की ज़रूरत है, और आप अंसारी जी को कुछ इस तरीके का ना बताएं। अब क्योंकि अंसारी जी उस समय के एम्बेसडर थे, वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उच्चायुक्त थे वहाँ पर, तो उन्हें ना बताना डीबी माथुर जी को थोड़ा सा गलत लगा, और उन्होंने अपने जो कलीग्स थे उनकी बातों को नकारते हुए उन्होंने अंसारी को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस समय पे क्या ऑपरेशन चल रहा है। कहा जाता है कि अंसारी जी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ईरान के ऑफिशियल्स थे और सबाक थे उनको प्रोवाइड कर दी, जिसके कारण कुछ ही दिन बाद डीबी माथुर जी का भी किडनैप हो गया। जब डीबी माथुर का किडनैप हुआ तो रॉ के एजेंट्स बहुत ही आग बबूला हो गए, और साथ ही इस वजह से और गुस्सा हुए कि अंसारी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इस पर और बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो। इसी दौरान यहाँ पर अब दो कहानी आती हैं। पहली तो ये बताया जाता है कि इन्हीं ऑफिशियल्स ने, मतलब जो रॉ के एजेंट्स थे, इन्हीं लोगों ने किसी तरीके से गुप्त तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ये खबर पहुंचा दी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, तो आप इसमें कुछ करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनको ये बातें बताई और उन्होंने इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट लिया, इसमें इंटरेस्ट दिखाया और ईरान के जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों से बात की और डीबी माथुर जी को वहाँ से रिलीज़ करवाया। यहाँ पर दूसरी कहानी एक ये है कि बताया जाता है कि जब इस तरीके की घटना हुई तो जितनी भी ऑफिशियल्स की वाइफ्स थी वो सभी अंसारी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट पर बैठ गईं और उन्होंने अंसारी से मिलने की मांग रखी, लेकिन अंसारी ने मिलने से मना कर दिया। जब उन्होंने मिलने से मना कर दिया तो डीबी माथुर की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो सीधे उनके केबिन में जाके अंदर चली गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हुई होगी। आप जानते ही हैं, जब किसी का हस्बैंड इस तरीके की कंडीशन में और कोई ऑफिशियल कोई एक्शन ना लेना चाह रहा हो तो उस समय एक औरत पर, एक वाइफ पर क्या बीत रही होगी। इस सब की खबर हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंची और जब हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंची ये सारी खबर, तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री को पता लगा तो उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया और ईरान ऑफिशियल से बात करके डीबी माथुर जी को वहाँ से छुड़वाया। ये दो यहाँ पर कहानी, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े और जितनी भी जानकारी जुटा पाया, ये दो कहानी कुछ आर्टिकल्स में वाइफ वाली कहानी है, कुछ आर्टिकल्स में ऑफिशियल्स वाली कहानी है। कुछ भी हो, लेकिन मेन कहानी ये है कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने खुद इन्वॉल्वमेंट लेकर, खुद ही इंटरेस्ट लेकर डीबी माथुर जी को छुड़वाया। डीबी माथुर जी जब वहाँ से वापस आए छूटकर, तो पहली बात तो उनसे कह दिया गया कि आप 72 घंटे के अंदर आप ईरान को छोड़ दें। जब डीबी माथुर जी वापस आए, उनसे इंक्वायरी हुई तो उनका कहना था कि मेरे, मतलब डीबी माथुर जी के, और साथ ही साथ सूद, एन के सूद जी के बारे में सारी जानकारी वहाँ पर उनको थी, मतलब जो सबाक जो एजेंसी है उनके पास ये सारी जानकारी ऑलरेडी उनके पास थी। और इतनी सारी जानकारी होना कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं, इतनी सारी जानकारी होना, बिना किसी उच्चायुक्त के ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक होना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए अंसारी जी का यहाँ पर जो रोल है वो बहुत संदिग्ध के घेरे में आता है। इसी लेटर में एक और रॉ अधिकारी के बारे में डिस्कस किया गया जिनका जो अपहरण था वो सबाक के ही कुछ ऑफिशियल्स ने कर लिया था, जिनका नाम था पीके वेणुगोपाल। इसमें भी डॉक्टर अंसारी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से बताया जाता है जब उन्हें रखा गया, जब किडनैप किया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उन पर 3rd डिग्री का भी यूज़ हुआ, बहुत उन्हें पीटा गया।
बहुत ज़्यादा उस समय पर, उस दौरान 1990 से लेके 92 के आसपास रॉ के वहाँ पर जितने भी एजेंट्स थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और बताया जाता है कि अंसारी चाहते थे कि ईरान से जो रॉ के एजेंट्स हैं वो सभी वहाँ से, मतलब ये जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है वो सभी वहाँ से ख़त्म कर दी जाए, इसके भी पक्ष में थे। ये उनके द्वारा बताया जाता है, इस लेटर में भी लिखा गया है। जब 1993 में अंसारी का वहाँ से उन्हें हटा दिया गया उस पद से कि आप वापस आ जाइए, ईरान में अब आप नहीं रहें, तो उस समय पर जब ये खबर रॉ एजेंट्स को वहाँ के पता लगी तो उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया, उन्होंने एक चैन की सांस ली कि हाँ, अब हम थोड़ा फ्रीली होकर अपने काम को और अपने देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो थी वो मैंने आपको संडे गार्जियन में जो आर्टिकल छपे, साथ ही साथ एक दो जगह और आर्टिकल छपे, एन.के. सूद जी ने जो ट्वीट किए, जो चिट्ठी लिखी, और आर.के. यादव जी द्वारा लिखी गई बुक मिशन रॉ में जो उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन दी, उसको मिलाकर ये सारी जानकारी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अब देखना होगा कि क्या जो एन.के. सूद जी की मांग है कि इनके खिलाफ़ कुछ एक्शन होना चाहिए, क्या वो एक्शन होगा, और होगा तो इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि अगर इस तरीके की बातें सच हैं कि एक ऑफिशियल जो इतने ऊंचे पद पर रहे और उन्होंने हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बातों को लीक किया, उनके साथ अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए और भी खतरे की बात है, क्योंकि फिर और लोग भी इस तरीके की एक्टिविटी करने से डरेंगे नहीं। और क्योंकि एक ऐसे पद पर वाइस प्रेसिडेंट के पद तक ये पहुँचे तो ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये लोगों के सामने आए कि आप किसी भी पद पर क्यों ना पहुँचे हों, लेकिन अगर आपने हमारे देश के या हमारे देशवासियों के साथ किसी भी तरीके का धोखा किया है तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी होगी, चाहे देर से ही क्यों ना भुगतनी पड़े। तो इसलिए आगे जो भी इसका वर्डिक्ट होगा या जो भी आगे इस पर एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको आने वाले समय में सूचित करूंगा, उसके बारे में भी आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको मेरा ये वर्क अप्रिशिएबल लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें, जिससे कि मैं इसी तरीके की और भी जानकारी और भी वीडियोस इसी प्रकार की ला सकूं आप लोगों के सामने। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।